ओके, हेलो एवरीवन। कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? उम्मीद करता हूँ कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। आप इन वीडियोस को देख रहे हो, इस रिवीजन मैथ को अच्छे से कर रहे हो और जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ वो आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो। गाइस, ये वीडियो थोड़ा सा डिले हो गया है, ये कल ही आना चाहिए था, लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं आज के दिन में आपको ऑसिलेशन पूरा अवेलेबल कर दूंगा वाईटी पे। रिमेनिंग पार्ट जो बचा है हमारा ऑसिलेशन के अंदर का, एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं मैं, और जो दो जितना पोर्शन बचा है उसको मैंने दो क्लास में डिवाइड किया है। मतलब अगेन ऑसिलेशन के तीन पार्ट्स है। आज का जो ये पार्ट नंबर सेकंड है, लेक्चर नंबर 2 है, इसके अंदर मेन कोर टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ टू लीनियर एसएचएम का बड़ा वाला एक्सप्रेशन। आपने कभी देखा होगा, बोर्ड एग्जाम बोर्ड के लिए पढ़ा होगा, तब उस एक्सप्रेशन को हम रिवाइज करेंगे। और एंगुलर एसएचएम, ठीक है, जैसे लीनियर एसएचएम के बारे में तो ठीक है, लेकिन एंगुलर एसएचएम पे दो क्वेश्चन बैंक में दिए हुए हैं, उन दो क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। और एक बात और, हम एक न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी चैप्टर का देखेंगे, मतलब कुछ न्यूमेरिकल्स को भी इस डेरिवेशन इस क्लास में करने वाले हैं। मतलब कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, एक बड़ा एक्सप्रेशन कंपोजिशन ऑफ टू एसएचएम का, एंड देन उसके बाद में एंगुलर एसएचएम। अगर एंगुलर ऑफ एसएचएम पे क्वेश्चन आता है तो वो आपसे बनना चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए भी अच्छे से रिवाइज कर दूंगा मैं। उसके पहले जितने भी लोग नए जुड़ रहे हैं, प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है फिजिक्स सोसाइटी, उसको ज्वाइन कर दीजिए, ताकि वहां पे सेशन के बाद में आपको नोट्स मिलती जाएगी। इस नोट्स में हर क्वेश्चन का आंसर रहेगा, वो सारे आंसर आप प्रिपेयर कीजिए। कर नहीं रहोगे तो प्लीज कीजिए, सारे नोट्स अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल पे, राइट। तो बच्चों, आपका सारा का सारा सिलेबस मैं इस चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ। आप चार, अपना रेगुलर टाइम 8:15 का है इवनिंग का, लेकिन कभी कभार जहां से मैं क्लासेस ले रहा हूँ वहां पे इलेक्ट्रिसिटी के इश्यूज चल रहे हैं अभी, तो उस रीजन में, तो उसके वजह से डिले हो सकता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आएगा नहीं, वीडियो जरूर आएगा, थोड़ा सा डिले होगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि 8:15 को ही आपको लाइव मिलूं, राइट। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं हमारे सेशन को, और लाइक करना मत भूलिए वीडियो को। शुरू करते सेशन को एक न्यूमेरिकल से, ठीक है। देखिए न्यूमेरिकल क्या है। आज की इस क्लास में हम शॉर्ट आंसर 2 यानी कि 3 मार्क्स के लिए पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इंक्रीजेस बाय 20% व्हेन इट्स लेंथ इज इंक्रीज बाय 44 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स इनिशियल लेंथ। मेरे पास एक सिंपल पेंडुलम था, उस सिंपल पेंडुलम की इनिशियल लेंथ थी कुछ, लेट्स से L1, लेकिन L1 लेंथ थी और उसका टाइम पीरियड कुछ था होगा T1। लेकिन हमने क्या किया, उसका टाइम पीरियड इंक्रीज हो गया 20% से, क्योंकि उसकी लेंथ हमने 44 सेंटीमीटर से इंक्रीज कर दी। क्या किया है बच्चों, देखो हमारे पास इनिशियल लेंथ थी कुछ L1, उस टाइम पे पीरियड कितना रहा होगा T1, राइट। बस इस लेंथ को हमने थोड़ा सा बढ़ाया, L1 में 0.44 मीटर से हमने उसको बढ़ाया। 0.44 मीटर मतलब ही क्या होता है, 44 सेंटीमीटर, राइट। तो L2 कितना है आपका, ओरिजिनल लेंथ में 44 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा, जो कि 0.44 मीटर होगा। तो उसके वजह से हुआ क्या है, उसके वजह से जो पीरियड है T2 वो 20% से इंक्रीज हुआ है। जब 20% से इंक्रीज हुआ है तो अगर T1 100 था तो T2 120 हो जाएगा। अरे गेटिंग, और वैल्यू उसकी, जैसे इसको हम ऐसा कहेंगे कि T2 कितना है, T2 T1 में प्लस हो रहा है 20% ऑफ T1, ऐसा कहते हैं इसको। देखिए पीरियड T2 कितने से बड़ा है, 20% से बड़ा है। बट ये 20% किसके, T1 के 20%, समझ रहे क्या। तो T1 में प्लस 20%, तो ये ऐसा होगा T1 प्लस 20% मतलब 20/100 इंटू T1। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 100 T1 प्लस 20 T1, दैट इज 120 T1/100 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T2। तो ये क्या हो जाएगा, T2/T1 इज इक्वल टू 120/100। सिंपल है यार। जब भी आपको कहा जाए कि आपका पीरियड 20% से इंक्रीज हुआ है, आपका पीरियड 30% से इंक्रीज हुआ है, तो आप सीधा T2 को 100 में 30 डाल दो, तो T2 हो गया 120, और T1 को आप तो रेफरेंस लेवल 100 मान ही रहे हो, राइट। T2/T1 कितना आ गया, 120/100, क्योंकि पीरियड 20% से इंक्रीज हुआ है पहले के कंपैरिजन में, ठीक है। L2 L1 प्लस 0.44 सेंटीमीटर, प्लस जितनी लेंथ हुई थी वो यहां पे बता दी, मीटर में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए 0.44 लिखा। और इनिशियल लेंथ L1 निकालनी है, इनिशियल लेंथ L1 निकालनी है, सबका ध्यान होना चाहिए। जनरल फॉर्मूला सिंपल पेंडुलम के लिए पीरियड का होता है T इज इक्वल टू 2π√L/G, ठीक है। L लेंथ होती है, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, 2π कांस्टेंट है, ये पीरियड का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला से मेरे को ध्यान में आता है कि पीरियड लेंथ के साथ कैसा रिलेशन रखता है। तो दैट T, that is period of simple pendulum, is directly proportional to the square root of length of the simple pendulum. That means मैं कह सकता हूं T2/T1 is equals to under root of L2/L1,
जो वैल्यू मुझे पता है मैं पुट कर देता हूँ। T2 अपॉन T1 मुझे पता है 120 अपॉन 100 इज इक्वल टू L2 की वैल्यू है L1 प्लस 0.44, राइट। डिवाइड में क्या आ गया L1, ये 0.44 समझिएगा, 0.44 मीटर मतलब ही 44 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर को कन्वर्ट किया मैंने, गेटिंग और नॉट? यस, ये ऐसे था, L2 इज इक्वल टू L1 प्लस 44 सेंटीमीटर, ठीक है। यस, आगे बढ़ते हैं। तो ये L1 प्लस 0.44 हो गया, डिवाइड में L1। अब मैंने क्या कर दिया, ये यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो गया और इनको स्क्वेयरिंग कर दिया, तो 12 का स्क्वायर हो गया 144, 10 का स्क्वायर हो गया 100, ओके, और इधर का स्क्वायर रूट चला गया, तो बचा L1 प्लस 0.44 अपॉन L1। अब L1 को उधर शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। पहले 100 से इसको डिवाइड करोगे तो क्या मिल जाएगा 1.44, अरे 100 से डिवाइड करोगे 144 को तो 1.44 मिल जाएगा, तो 1.44 यहाँ पे बचा है, L1 इधर आ जाएगा, तो 1.44 L1 इज इक्वल टू L1 प्लस 0.44। अब मैंने इस L1 को इधर शिफ्ट कर दिया तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, तो 1.44 L1 माइनस L1 इक्वल टू 0.44। अब यहां से L1 को मैं बाहर निकाल रहा हूं, यहाँ पे भी L1 है, यहाँ पे भी L1 है, उसको बाहर निकाल दिया तो अंदर रहा 1.44 माइनस 1, इसमें से माइनस करेंगे आप लोग तो आपको कितना मिल जाएगा 0.44, करेक्ट है ना। देखिए, और ऑलरेडी इधर 0.44 है, ये तो कंटिन्यू हो गया। अब ये जो 1.44 माइनस 1 है, इसका भी आंसर 0.44 आएगा, जो चला जाएगा इसके डिवाइड में, तो आपको L1 मिलेगा 0.44 अपॉन 0.44, ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 मिलेगा। तो इनिशियल लेंथ ऑफ द पेंडुलम कितनी हो गई 1 मीटर। समझ में आ गया प्रॉब्लम? लेंथ को आपने इंक्रीज कर दिया तो सिंपल पेंडुलम का पीरियड इंक्रीज हो गया था। आपको इनिशियल लेंथ कैलकुलेट करने के लिए बोली थी, इसके लिए आपने T इज इक्वल टू 2π√L/g वाला फॉर्मूला यूज किया और किस तरीके से किया बाकी आपके स्क्रीन पे है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। ये कह रहा है अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन हैज वेलोसिटीज 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर एट डिस्प्लेसमेंट 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। देखिए, जब भी कोई पार्टिकल ऑसिलेट करता है, किसी स्ट्रेट पाथ पे, मीन पोजीशन और ये दो एक्सट्रीम पोजीशन दिख रही है, तो जितना पार्टिकल मीन के नजदीक रहेगा उतनी उसकी वेलोसिटी ज्यादा रहेगी। तो x1 डिस्टेंस पे 8 है स्पीड और x2 डिस्टेंस पे 6 है स्पीड, समझ रहे क्या? और x1 है आपका 3 और x2 है आपका 4, समझ पा रहे हो? दिया हुआ है v1 कितना है 8 सेंटीमीटर पर सेकंड, जब आपका x1 कितना था 3 सेंटीमीटर। अरे ये समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, समझिए जरा। v2 आपका 6 सेंटीमीटर पर सेकंड है जब पार्टिकल x2 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पे है। आपको कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट करना है एम्पलीट्यूड एंड पीरियड ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो एम्पलीट्यूड a इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड टाइम पीरियड t इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, राइट यार। ऑसिलेशन में जनरल फॉर्मूला होता है आपका v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। सबको पता होगा ये फॉर्मूला? पता है नहीं पता है बताइए जरा कमेंट में, पता है ना भाई? अगर ये नहीं पता है तो एक बार तो ऑसिलेशन के नोट्स पहले रिवाइज कर ले, देख ले, जरा ओवरलुक कर ले, ठीक है। ये रिवीजन करने से पहले आप सभी लोगों को एक चीज मैं एडवाइस करना चाहूंगा कि जिस नोट्स में से आपने चैप्टर को पहले पढ़ा है उस पूरी नोट्स को एक बार ताड़िए, देखिए उसको, पेजेस पलटिए, पन्ने पलटिए, उसके अंदर क्या क्या आपने पढ़ा था, कौन कौन से डेरिवेशन आए थे और क्या बेसिक फॉर्मूला थे, ये थोड़ा सा रट लीजिए और फिर जाके इस क्वेश्चन के थ्रू जाओगे तो आपको आसानी जाएगी ये समझने में, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड आपको निकालना है उस ऑसिलेटिंग बॉडी के लिए, उस ऑसिलेटिंग पार्टिकल के लिए। और वेलोसिटी है v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इसमें a बच्चा एम्पलीट्यूड है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, v लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। तो जो हमारी फर्स्ट केस है, ये वाली फर्स्ट केस के लिए हम क्या कहेंगे कि v1 इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, क्योंकि x बदलेगा तो वेलोसिटी बदलेगी, एम्पलीट्यूड तो कांस्टेंट रहता है। वैल्यू पुट करेंगे, v1 की वैल्यू 8 है, ओमेगा a स्क्वायर एज इट इज, x1 की वैल्यू 3 है, तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा। इसको आगे सॉल्व किया हमने, स्क्वायरिंग किया, 8 का स्क्वायर हो गया 64। इन द सेम वे ये ओमेगा का हो गया ओमेगा स्क्वायर और इसका स्क्वायर करोगे तो रूट निकल जाएगा, मतलब ये बाहर आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर मतलब 9। गॉट इट? ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। जैसे आपने इक्वेशन 1 निकाला एज इट इज, इस सेकंड कंडीशन के लिए आप इक्वेशन 2 निकालोगे, वो आपको मिलेगा 36, यानी कि 6 का स्क्वायर 36 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। गॉट इट? इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों का रेशो लीजिए। क्यों रेशो लेना है आप लोगों को, आप समझ जाओगे अभी, ठीक है। रेशो ले लिया तो 64 अपॉन 36 इक्वल टू, ये पूरा 1 के नीचे 2 लिख दिया हम लोगों ने, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे डिवाइड करोगे तो आपको डिवाइड हो जाता है 16, 16 4 जा 64 और यहाँ पे 9 4 जा 36, तो 16 डिवाइड बाय 9 आ जाएगा यहाँ पे। गेटिंग ओमेगा स्क्वायर गेट कैंसिल, यहाँ पे ए स्क्वायर -9 और नीचे ए स्क्वायर -16। आगे बढ़ते हैं, शायद ये आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है एक बार चेक कर लीजिएगा। यस दिख रहा है ना, यस। So, ये अब a स्क्वायर -16 ये वाली जो टर्म है इसको मैं उधर लेकर जाता हूँ 16 के मल्टीप्लाई में, तो 16 इन ब्रैकेट a स्क्वायर -16 इज इक्वल टू 9 इन ब्रैकेट a स्क्वायर -9। 16 से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अरे ये तो सिंपल मैथ्स है अभी। 16 a स्क्वायर -16 इंटू 16 हो जाएगा 256 इज इक्वल टू 9 a स्क्वायर 9 इंटू 9 हो जाएगा 81। तो 16 a स्क्वायर माइनस ये 9 a स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर दिया और 256 को उधर शिफ्ट कर दिया, तो 9 a स्क्वायर प्लस था इधर आया माइनस हो गया, ये माइनस था उधर गया प्लस हो गया। तो 16 a स्क्वायर में से 9 a स्क्वायर जाएंगे 7 a स्क्वायर बचेंगे, 256 में से -81 करेंगे 175 बचेगा। इसको सॉल्व करोगे a स्क्वायर इज इक्वल टू 170/7 तो आपको a स्क्वायर 25 मिलेगा। दैट मींस a की वैल्यू 5 सेंटीमीटर होगी। जो आपको एम्पलीट्यूड पूछा था वो एम्पलीट्यूड मिल गया आपको 5 सेंटीमीटर। क्लियर है? ओके, देन उसके बाद में नेक्स्ट चीज आपको पीरियड चाहिए, और पीरियड के लिए क्या करोगे आप, आपके पास इन दोनों इक्वेशन में देखिए आपको सब पता है, बस आपको अगर यहाँ पे एम्पलीट्यूड आप पुट कर देंगे तो सिर्फ ओमेगा अननोन रहेगा, और एक बार आपको ओमेगा मिल जाए मतलब आपको पीरियड मिल जाएगा। तो जो एम्पलीट्यूड आपने निकाला है इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में आप डाल सकते हो। तो मैंने क्या किया, नेक्स्ट स्लाइड पे आपको दिखेगा, मैंने इक्वेशन 1 में एम्पलीट्यूड की वैल्यू डाल दी। तो 64 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, एम्पलीट्यूड की वैल्यू 5 आई थी लेकिन यहाँ पे एम्पलीट्यूड का स्क्वायर था इसलिए 5 का स्क्वायर 25 हो गया, -9 25 -9 हो गया 16, इधर 64 था ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 64 डिवाइड बाय 16, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 4, तो ओमेगा इज इक्वल टू मिल गया 2 रेडियन पर सेकंड। मतलब मुझे एंगुलर स्पीड नहीं चाहिए थी, मुझे चाहिए था पीरियड। तो पीरियड का फॉर्मूला था 2 पाई बाय ओमेगा, तो 2 पाई बाय 2 2 गेट कैंसिल दैट इज पाई, और पाई का मतलब होता है 3.14 पाई की वैल्यू। समझ रहे हो? यस तो आपको एम्पलीट्यूड भी मिल गया, पीरियड भी मिल गया। ये प्रॉब्लम वो था जिसमें आपको दो डिस्प्लेसमेंट और उन रिस्पेक्टिव डिस्प्लेसमेंट पे दो वेलोसिटीज दी थी। आपने वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला यूज किया, दो इक्वेशन में पुट किया, दो इक्वेशन का रेशियो लिया, आपको एम्पलीट्यूड मिल गया, और इस एम्पलीट्यूड को आपको फिर से उस दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में पुट करना है ताकि आपको ओमेगा मिले। ओमेगा मिलने के बाद आपको टाइम पीरियड मिल जाता है। गेटिंग और नॉट? यस तो यार कमेंट कीजिए और लाइक ठोकिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी बड़ा सिंपल है। अ पार्टिकल्स परफॉर्म्स लीनियर एसएचएम। ये पार्टिकल भी लीनियर एसएचएम कर रहा है, ठीक है। मुझे लगता है कि लीनियर एसएचएम पे न्यूमेरिकल आने का चांस बहुत, क्योंकि लीनियर एसएचएम पे पढ़ रहे हैं तो इस पर न्यूमेरिकल आने का चांस बनेगा। दोनों तीनों जितने भी न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन बैंक में अच्छे से करके जाइए। पार्टिकल्स परफॉर्म्स लीनियर एसएचएम ऑफ पीरियड 4 सेकंड एंड एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर। देख भाई तेरे को पीरियड दिया हुआ है और एम्पलीट्यूड भी दिया हुआ है। Find the time taken to travel the distance of 1 centimeter from the positive extreme position। कहानी में ट्विस्ट है बच्चा, ठीक है। सुनते क्या है इस क्वेश्चन में, इसने टाइम पीरियड दिया है 4 सेकंड तो लिख लिया, इसने एम्पलीट्यूड दिया है 4 सेंटीमीटर लिख लिया, पर इसने कहा है कि आपको टाइम निकालना है, यानी कि स्मॉल टी निकालना है टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर। तो हम x को 1 सेंटीमीटर लेंगे क्या? नहीं, 1 सेंटीमीटर नहीं लेंगे, क्योंकि उसने कहा है कि ये सारी सिचुएशन है, एम्पलीट्यूड दिया है 4 सेंटीमीटर। उसने कहा है वो टाइम निकालिए जिस टाइम के लिए पार्टिकल एक्सट्रीम से, पॉजिटिव एक्सट्रीम से 1 सेंटीमीटर चलेगा, पॉजिटिव एक्सट्रीम से 1 सेंटीमीटर, तब आप उतना टाइम निकालना है। तो भाई साहब जब उतना टाइम आपको निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ऑसिलेशन में? डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो ये कितना हो जाएगा? दिस इज योर एक्स एंड दैट एक्स इज 3 सेंटीमीटर, क्योंकि एम्पलीट्यूड तो 4 था और आपको टाइम निकालना है पॉजिटिव से मीन की तरफ 1 सेंटीमीटर चलने के लिए। तो 1 सेंटीमीटर चलेगा तो यहां तक आएगा ना, कितना टाइम हुआ? तो उस टाइम के कैलकुलेशन के लिए जो x लोगे वो 1 नहीं लेना है, वो 3 लेना है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द मीन पोजीशन इन द केस ऑफ ऑसिलेशन। गेट इट? गॉट इट? यस। तो आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला क्या है? x इज इक्वल टू a sin ओमेगा डी प्लस अल्फा। डिस्प्लेसमेंट का जनरल एक्सप्रेशन है ऑसिलेशन के अंदर का ये, जिसमें ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, t टाइम है, और अल्फा दैट इज व्हाट इनिशियल फेज, इपोच ऑफ एसिज्म जिसको बोलेंगे आप, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आज पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। पार्टिकल कहां से निकला है? पॉजिटिव एक्सट्रीम से। तो इसलिए ये जो अल्फा होगा ये ऑलरेडी 90 होगा, यानी कि टाइम t0 पे पार्टिकल जहां से निकलता है, अगर पार्टिकल टाइम t0 पे मीन से निकलता है तो अल्फा 0, लेकिन एक्सट्रीम से निकलता है पॉजिटिव एक्सट्रीम से तो अल्फा 90। समझ रहे क्या?
अगर इधर से निकलता है तो कितना हो जाएगा 3π/2। तो दैट डिपेंड्स अपॉन कि पार्टिकल टाइम t0 पे कहां से निकल रहा है। तो ये पॉजिटिव एक्सट्रीम से निकल रहा है पहली बार, तो अल्फा की वैल्यू कितनी लेनी है आपको, π/2। फेज ऑफ एक्सट्रीम पढ़िए, थोड़ा सा देख लीजिएगा उसको। तो ये इक्वेशन इंप्लाइज हो जाएगा x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस अल्फा की जगह पर π/2 आ जाएगा। गॉट इट। बट वी नो दैट sin थीटा प्लस 90 इज cos थीटा, तो इसलिए sin ओमेगा t प्लस π/2 को मैंने लिख दिया cos ओमेगा t, राइट। अब यहाँ पे cos ओमेगा t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x अपॉन ए। अरे इस a को डिवाइड में लेकर गया मैं, ये डिवाइड में चला गया, तो cos ओमेगा t इज इक्वल टू क्या होगा, x अपॉन ए। तो यहाँ पे cos ओमेगा को मैं लिख सकता हूँ 2π/t और इनटू स्मॉल t, तो जो आपको निकालना है इज इक्वल टू x की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 3 है और a की वैल्यू 4 है। तो फिर मैंने यहाँ पे देखिए t की वैल्यू पुट कर दी, t की वैल्यू पुट कर दी मैंने 4, तो 2/4 इज 1/2, तो ये बन जाएगा π/2। नहीं समझे, t की वैल्यू पुट कीजिए तो इस ब्रैकेट में क्या बचेगा, π/2, राइट, क्योंकि t की वैल्यू 4 है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो π/2 इंटू t इज इक्वल्स टू, ये cos उधर इनवर्स में चला जाएगा, दैट विल बिकम cos इनवर्स ऑफ 3/4, cos इनवर्स ऑफ 3/4। अब cos इनवर्स ऑफ 3/4 आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल। जब आप निकालोगे तो आपको 41.4 डिग्री ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। देन t इज इक्वल टू 2π, यहाँ पे 2π इसलिए कि t चाहिए तो 2 ऊपर जाएगा, π डिवाइड में जाएगा, तो t इज इक्वल टू 2π इंटू 41.4 डिग्री। अब इसको कैलकुलेट करके आपको टाइम मिल जाएगा, बट यार इसमें जो तुमने एंगल निकाला है वो डिग्री में निकाला है, और टाइम आप स्टैंडर्ड मिनट में निकालोगे सेकंड में, तो आपका एंगल भी आपको स्टैंडर्ड में चाहिए, यानी कि रेडियन में चाहिए। तो डिग्री का रेडियन कैसे करते हैं, π/180 से मल्टीप्लाई करके, तो 2/π 41.4 इंटू π/180, इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा 0.46। दिख रहा है आपको, ये इधर देखिए, लगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वैसे तो मिल ही जाएगी सेशन के बाद में ये, ओके। चलिए ये हुआ प्रॉब्लम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, बड़ा एक्सप्रेशन दैट इज कॉल्ड एज कंपोजिशन ऑफ टू लीनियर एसएचएम। इसमें क्या होता है, आपको दो इक्वेशन कंसीडर करने हैं एसएचएम के, लीनियर एसएचएम के दो इक्वेशन, ठीक है। और उन दो इक्वेशन को आप मैथमेटिकली सॉल्व करते जाते हो, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट भी निकालते हो और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड भी निकालते हो, दो एसएचएम कंपोज होने के बाद में। तो इस डेरिवेशन में मैं ज्यादा कंसेप्चुअली ना जाते हुए जो मैथमेटिकल पूरा डेरिवेशन है वो आपके सामने रख रहा हूं, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट जाएंगे, आप हर एक स्टेप को समझिए और इसी डेरिवेशन को प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड डिनोट करते हैं आर से, किसे डिनोट करते हैं, आर से, ऑफ कंपोजिशन ऑफ टू एसएचएम हैविंग सेम पीरियड अलोंग द सेम पाथ, ठीक है। तो दोनों के दोनों पार्टिकल सेम पाथ पे ट्रैवल कर रहे हैं, जिनका टाइम पीरियड भी कैसा है, सेम है, बट उनका जो इनिशियल फेज है वो हम अलग अलग लेने वाला है, ठीक है, क्योंकि उनको कंपोज कर देखते हैं क्या होता है। कंसिडर टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस हैविंग द सेम पीरियड एंड सेम पाथ बट डिफरेंट एम्पलीट्यूड एंड इनिशियल फेजेस। उनके एम्पलीट्यूड अलग अलग है, इसका एम्पलीट्यूड A1 है, इसका एम्पलीट्यूड A2 है, और इसका इनिशियल फेज α1, इसका इनिशियल फेज α2, ठीक है। एंड दे आर रिप्रेजेंटेड बाय x1। जनरल फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस अल्फा, लेकिन पहले केस के लिए x1 α1 हो जाएगा और एम्पलीट्यूड A1, और दूसरी केस में x2 इज इक्वल्स टू a2 sin ओमेगा t प्लस α2, मतलब x2 a2 α2, x1 a1 α1, ध्यान रहेगा क्योंकि पीरियड तो सेम है। तो इसलिए देखिए x1 इज इक्वल्स टू a1 sin ओमेगा t प्लस α1 एंड अनदर एसएचएम इज x2 इज इक्वल्स टू a2 sin ओमेगा t प्लस α2। गाइस इन दोनों को हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे तो हमको रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। शुरू में रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट x निकालते हैं, ये उन दोनों डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, एडिशन। तो मैंने देखिए रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट x, इट इज गिवन बाय द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट x एट एनी इंस्टेंट t इज द सम ऑफ टू डिस्प्लेसमेंट। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा गाइस x1 प्लस x2। मैं सिंपली यहाँ पे x1 की वैल्यू पुट कर दी, x2 की वैल्यू पुट कर दी जो आपको ऊपर से मिली थी। तो x इज इक्वल टू a1 sin ओमेगा t प्लस α1 प्लस a2 sin ओमेगा t प्लस α2। बट यार आप जानते हो कि साइन ऑफ a प्लस b क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, वही यहाँ पे किया है। देखिए साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो हम x, ये वाला इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन x एज इट इज, a1 एज इट इज, ये जो साइन ओमेगा t प्लस α1 है, इसको a और इसको b, अगेन इसको a और इसको b लगाएंगे, तो साइन a कॉस b, हाँ चलो, साइन ओमेगा t कॉस α1 प्लस कॉस ओमेगा t साइन α1, इसकी कहानी खत्म, प्लस a2 एज इट इज, साइन ओमेगा t प्लस कॉस α2 प्लस कॉस ओमेगा t साइन α2,
साइन ओमेगा टी कॉस अल्फा 2 प्लस कॉस ओमेगा टी साइन अल्फा 2। गेटिंग और नॉट? यस। अब क्या करेंगे, इस a1 से इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे और a2 से पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे। वो मल्टीप्लाई में है ना, तो यस वही किया है। देखिए x इज इक्वल टू, अब a1 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर वाले ब्रैकेट में प्लस a2 से मल्टीप्लाई कर दिया दूसरे वाले ब्रैकेट में। अब ये जितना मेरे पास है इसमें मुझे दिख रहा है कि इन दो सारी की सारी स्टेप्स एक में के साथ प्लस में है, ठीक है, सब प्लस में है, प्लस ये भी प्लस सब। तो मैं इन दो टर्म्स में साइन ओमेगा टी को बाहर निकाल सकता हूं, क्योंकि इसमें भी साइन ओमेगा टी है, इसमें भी साइन ओमेगा टी है। इन द सेम वे यहाँ पे भी कॉस ओमेगा टी है, यहाँ पे भी कॉस ओमेगा टी है। तो जो जो कॉमन है उन रिस्पेक्टिव टर्म में से उनको कॉमन निकालिए और बाकी का ब्रैकेट में रहने दीजिए, ठीक है। तो होगा क्या, ये x एज इट इज, x इज इक्वल टू ये साइन ओमेगा टी बाहर निकला और ब्रैकेट में क्या रहेगा फिर a1 cos अल्फा 1 प्लस a2 cos अल्फा 2 प्लस हो गया, इधर cos ओमेगा टी बाहर निकलेगा cos ओमेगा टी और ब्रैकेट में रहेगा a1 sin अल्फा 1 प्लस a2 sin अल्फा 2। आई होप कि आप समझ पा रहे हो। प्लस देखना कहां पे क्या कर रहा हूं मैं, कॉमन निकालने आता है ना सभी को, बस वही कर रहे हैं, ठीक है। यहां पे एक अजम्पशन लिया था आपने, पता है आपको, याद है क्या? बस सिंपली ये जो दो ब्रैकेट से इनको हमने रिप्लेस किया था, जैसे a1 cos अल्फा 1 प्लस a2 cos अल्फा 2 को हमने रिप्लेस किया था r cos डेल से। a1 a2 का रिजल्टेंट r मान लिया और अल्फा और अल्फा 2 का डेल, रिजल्टेंट फेज, दिस r इज द रिजल्टेंट फेज, ठीक है। cos तो दोनों इसमें है, तो a1 cos अल्फा 1 प्लस a2 cos अल्फा 2 इज r cos डेल एंड a1 sin अल्फा 1 प्लस a2 sin अल्फा 2 इज r sin डेल। ऐसा हमने लेट किया, ऐसा मान लिया, एज्यूम किया, ठीक है। रहेगा ध्यान आपको, रहेगा क्या ध्यान? ओके, नाउ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा ऊपर वाला इक्वेशन sin ओमेगा टी एज इट इज, इस वाले ब्रैकेट को मैंने लिखा r cos डेल और ये नीचे वाला cos ओमेगा टी एज इट इज, इस वाले ब्रैकेट को मैंने लिखा r sin डेल। यहां पे देखिए r है, यहां पे भी r है, मैंने r को बाहर निकाल दिया और अंदर रहा sin ओमेगा टी cos डेल प्लस cos ओमेगा टी sin डेल। तो इसको हम लिख सकते हैं sin a cos b प्लस cos a sin b, दैट इज sin a प्लस b। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू r तो एज इट इज है sin ओमेगा टी प्लस डेल एंड दिस इज व्हाट, यही है आपका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। बट आपको रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट पूछा नहीं था, मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया क्योंकि पूरा अगर डेरिवेशन पूछा जाए तो आपको ये स्टेप्स भी पता होनी चाहिए। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ने आपको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पूछा गया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब फिर भी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट पूछो ना पूछो, आपको यहां तक तो सॉल्व करना ही है, भले ही रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्यों ना पूछे। क्यों समझेंगे आप। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड नेक्स्ट स्टेप में निकाल, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड यानी कि वेक्टर सॉरी आर, कैपिटल आर के लिए हमको एक्सप्रेशन डिराइव करना है। द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आर कैन बी ऑब्टेन बाय स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। तो ये जो इक्वेशन 1 एंड 2 है जो आपने अज्यूम किया था, इन दोनों का स्क्वायर कीजिए और उन स्क्वायर्स को ऐड कर दीजिए, आपको आर मिल जाएगा। कैसे देखिए, तो पहली ये देखिए आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल हो जाएगा और ये आर स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल हो जाएगा और इसको ऐड कर देंगे, राइट। फिर इस ब्रैकेट का स्क्वायर हो जाएगा और इस नीचे वाले ब्रैकेट का भी स्क्वायर हो जाएगा, उसको भी ऐड कर देंगे। वही किया है, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल, उनको ऐड कर दिया, प्लस a1 sin अल्फा 1 प्लस a2 sin अल्फा 2 उसका स्क्वायर प्लस a1 cos अल्फा 1 प्लस a2 cos अल्फा 2 उसका स्क्वायर। अब धीरे धीरे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आर स्क्वायर कॉमन निकल गया तो अंदर रहा साइन स्क्वायर डेल प्लस कॉस स्क्वायर डेल, इधर यहाँ पे a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर, इसको अप्लाई किया, दैट इज ये वाला a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला सेम दोनों जगह पर अप्लाई होगा। वो यहाँ पे भी a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर लगेगा, गॉट इट। तो a1 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा 1 दैट इज a स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा 2 दैट इज b स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 मतलब क्या होता है यार, ट्वाइस ab मतलब क्या, ट्वाइस a1 a2 साइन अल्फा 1 साइन अल्फा 2। यहाँ पे देखिए a1 क्या है, यहाँ पे a1 साइन अल्फा 1, तो a1 साइन अल्फा 1 a1 हो गया, a2 क्या b क्या है यहाँ पे a2 साइन अल्फा 2। अरे गेटिंग आर नॉट, सिंपल ये फार्मूला लगाइए वहां पे, और यहाँ पे ये इतना आपका ये है और इतना आपका b है, समझ रहे हो। सेम केस हैपन विद दिस अनदर ब्रैकेट, उसको भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ध्यान में आता है कि यार a1 स्क्वायर यहाँ पे भी है, a1 स्क्वायर यहाँ पे भी है, तो यहाँ से a1 स्क्वायर को बाहर निकाल दिया और ब्रैकेट में जो बचा वो लिख दिया, दैट इज साइन स्क्वायर अल्फा 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1। इन द सेम वे यहाँ से a2 स्क्वायर को बाहर निकाल दिया, a2 स्क्वायर को बाहर निकाल दिया, तो a2 स्क्वायर बाहर निकालने के बाद साइन स्क्वायर अल्फा 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 2, नहीं समझ रहे, इसमें से इसको बाहर निकाला, ये दोनों ब्रैकेट में डाल दिए, ये यहाँ पे, इसमें से इसको बाहर निकाल दिया, ये दोनों ब्रैकेट में डाल दिए,
और ट्वाइस a1 a2 बाहर निकाल दिया और ये ब्रैकेट में डाल दिया sin अल्फा 1 sin अल्फा 2 प्लस cos अल्फा 1 cos अल्फा 2। कुछ नहीं समझ रहे, थोड़ा सा बहुत ज्यादा वो वहां पे डेंस हो गया पार्ट, इसलिए आपको लग सकता है कि कॉम्प्लिकेटेड। कुछ नहीं है, बस सिंपल स्टेप्स फॉलो करनी है आपको, बड़ी सिंपल। अरे समझ रहे हो क्या? कमेंट करके बताइए मुझे प्लीज। ओके, अब देखिए मुझे पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई करके। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर डेल प्लस कॉस स्क्वायर डेल 1, यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा इनको भी 1, साइन स्क्वायर अल्फा 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 2 1 हो जाएगा, राइट। एंड ये जो साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी है, साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, दैट इज कॉस ए माइनस बी होता है। तो ये पूरा हो जाएगा आर स्क्वायर ए वन स्क्वायर ए टू स्क्वायर, ये ट्वाइस a1 a2 और इसको लिखूंगा मैं कॉस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, राइट। तो यहां से मुझे r कितना मिलेगा, अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 cos अल्फा 1 माइनस cos अल्फा 2। दिस इज द रिजल्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। गॉट इट? तो बड़ा डेरिवेशन लंबा है, लेकिन आप इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। और रिजल्टेंट इनिशियल फेज पूछा नहीं है, लेकिन आप रिजल्टेंट इनिशियल फेज निकाल सकते हो। कैसे बच्चों? उन दो इक्वेशन जो थे, ये दो इक्वेशन जो थे हमारे, इन दोनों का रेशो ले लीजिए, इन दोनों का r cos या r sin डेल अपॉन r cos डेल 2/1 कीजिए। 2/1 कर दोगे आप, यहाँ पे 2/1 कर दोगे तो यहाँ पे r कैंसिल हो जाएगा। साइन स्क्वायर स्क्वायरिंग करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रेशो लेना है। साइन डेल अपॉन कॉस डेल tan डेल हो जाएगा और इधर पूरा एज इट इज बचेगा। यहाँ से डेल इज इक्वल टू क्या मिलेगा, tan इनवर्स ऑफ दिस। और डेल क्या है आपका रिजल्टेंट इनिशियल फेज। जैसे जनरल इक्वेशन में x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस अल्फा होता है, तो अल्फा आपका इनिशियल फेज है। लेकिन जब आपका इक्वेशन x इज इक्वल टू r व्हाट इज दैट sin ओमेगा t प्लस डेल है, तो इसमें r रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है और डेल रिजल्टेंट इनिशियल फेज है, राइट। तो इस तरीके से ये डेरिवेशन यहाँ पे सॉल्व होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा डेरिवेशन है, ठीक है, अच्छे से कर लेना इसको। रिजल्ट एम्पलीट्यूड के लिए क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसके लिए तो स्ट्रांगली प्रिपेयर करके जाना। ओके, नेक्स्ट इस क्लास का लास्ट टॉपिक दैट इज एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। आप लोग लीनियर सिस्टम के बारे में पढ़े हो, लेकिन यहाँ पे सीन है बेटा एंगुलर सिस्टम का, और इसके लिए हमको डिफरेंशियल इक्वेशन भी डिराइव करना है, ठीक है। जैसे आपने लीनियर सिस्टम में पार्टिकल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम लिया था, किसी को याद है क्या स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम? ठीक है, आपने लीनियर सिस्टम में क्या करे थे बच्चों? लीनियर सिस्टम में आपने क्या करा था, बताओ क्या किया था आप लोगों ने? आप लोगों ने एक स्प्रिंग लिया था, ठीक है, और उसको ऑसिलेट किया था, और ये स्प्रिंग ऐसे 3 पोजीशन पे ऑसिलेट हो रहा है, दैट इज व्हाट मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। तो 2 एक्सट्रीम पोजीशन और एक मीन पोजीशन के बीच में ऑसिलेट हो रहा था। उस टाइम पे जो रिस्टोरिंग फोर्स F है, दैट रिस्टोरिंग फोर्स F इज इक्वल टू माइनस kx आपको मिला था, अगर आपको याद है तो। दिस इज F linear displacement, x is linear displacement, F is force, k is force constant, ठीक है। यहाँ पे एक्सेलरेशन भी आप लिख सकते हो, दैट इज F को अगर मास इनटू एक्सेलरेशन आप लिखो, है ना, यहाँ पे लीनियर एक्सेलरेशन आपने लिया था। सिमिलरली अब मैं एक टर्म पढ़ाऊंगा आपको जिसका नाम है एंगुलर एसएचएम। तो एंगुलर एसएचएम में सारी क्वांटिटी एंगुलर बन जाती है। जैसे x लीनियर डिस्प्लेसमेंट का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा बन जाएगा, फोर्स का टॉर्क बन जाएगा, k का नया कांस्टेंट कोई c ले लेते हैं, एक्सेलरेशन अल्फा बन जाएगा। लीनियर एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, समझ रहे हो क्या? नहीं दिख रहा है क्या? लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। ये कांस्टेंट रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट लिया था लीनियर एसएचएम में, ठीक है। ये भी रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट होगा, लेकिन एंगुलर एसएचएम में, ठीक है। F लीनियर फोर्स, टॉर्क एंगुलर फोर्स, x लीनियर डिस्प्लेसमेंट, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो F इज इक्वल टू माइनस kx, इंपॉर्टेंट इक्वेशन था लीनियर एसएचएम के अंदर। तो गाइस यहाँ पे हम एंगुलर एसएचएम का सीन समझते हैं क्या है पहले, ठीक है। एंगुलर एसएचएम में क्या किया हम लोगों ने, एक रस्सी ली, एक स्ट्रिंग ली और स्ट्रिंग को एक मेटालिक डिस्क वहां पे अटैच किए, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो, ठीक है। अब अगर उस मेटालिक डिस्क को मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करूंगा, घुमाऊंगा उसको, ठीक है, तो ये जो रस्सी है, ये जो नायलॉन की रस्सी है, मेटल की रस्सी है, ये भी ट्विस्ट हो जाएगी, राइट। तो क्या हो जाएगा, ये इसको घुमाने से वो रस्सी ट्विस्ट हो जाएगी, तो उसके अंदर एक रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप हो जाएगी। आपको पता है चीजों को रोटेट करने के लिए फोर्स नहीं, एंगुलर फोर्स चाहिए, और एंगुलर फोर्स का नाम ही क्या है, टॉर्क। मुझे इसको घुमाना पड़ेगा, टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये रोटेट हो जाएगी, राइट। और ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग भी रोटेट हो जाएगी, तो उसके अंदर रिस्टोरिंग टॉर्क। आप घुमाइए किसी चीज को, ऐसे छोड़ दीजिए, वो अपने आप वापस आ जाएगी, एंड दैट रिटर्न आएगी बिकॉज ऑफ रिस्टोरिंग टॉर्क। लीनियर मोशन में रिस्टोरिंग फोर्स था,
राइट। तो ये इसको वापस लेकर आएगी। जैसे मान लो एक इमेजिनरी लाइन है यहाँ पे, आपने इसको घुमाया और वो यहाँ से ऐसे यहाँ तक गई है, एंगल आपने कवर किया थीटा। थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो जितना आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करोगे उतना वो रिस्टोरिंग टॉर्क उतना वापस लगेगा, समझ रहे क्या? तो इस केस में जो रिस्टोरिंग टॉर्क है, रिस्टोरिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? थीटा। और जिस डायरेक्शन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगी, इसलिए साइन माइनस आएगा। तो जैसे लीनियर मोशन में यह इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स था, वैसे एंगुलर मोशन में टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा होता है। गेटिंग और नॉट? और इसको आप टाउ इज इक्वल्स टू माइनस सी थीटा ऐसे भी कर सकते हो। टॉर्क इज व्हाट? टॉर्क इज द एंगुलर फोर्स, सी इज restoring force constant in angular motion and theta is what? Angular displacement, right? I hope कि आप समझ पा रहे हो। angular motion, okay? और ये देखिए इसको घुमाएंगे आप, छोड़ देंगे तो ये वापस आएंगी, लेकिन वो ओरिजिनल जगह पर नहीं रुक पाएगी, उल्टा घूम जाएगी, फिर वो ट्विस्ट हो जाएगी वायर, फिर से वापस आ जाएगी। गेटिंग और नॉट? तो वो ऑसिलेट ही कर रही है बट रोटेशनल ऑसिलेशन चल रहे हैं उसके, उसको हम क्या कहते हैं? एंगुलर ऑसिलेशन। और ऑसिलेशन इज व्हाट? उसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कह सकते हैं। ऑसिलेशन की सिंपल केस है वो, ठीक है? तो एंगुलर एसिज्म क्या है? एंगुलर एसिज्म इज डिफाइंड एज ऑसिलेटरी मोशन ऑफ अ बॉडी इन व्हिच टॉर्क फॉर एंगुलर एक्सेलरेशन is proportional to the angular displacement and its direction is opposite to that angular displacement। ध्यान से सुनिए क्या कह रहा हूं। एंगुलर एसिज्म इज द ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्यों? घुमा रही डिस्क, घूम रही डिस्क, वापस भी आ रही है, फिर से उल्टी दिशा में घूम रही है, फिर से वापस आएगी, घूमते रहेंगे, तो ये ऑसिलेटरी मोशन ही कहलाएगा। बट ये एंगुलर है ना, तो ये जो आपने घुमाया है उसके अंदर जो रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस हो गई उस पर्टिकुलर एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए, दैट टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट टू दैट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आप सिंपल समझ सकते हो। या यहाँ पे टॉर्क और कीजिए, टॉर्क और है ये, टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन क्यों? क्योंकि टॉर्क को आप क्या लिख सकते हो? आई अल्फा। तो आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस सी थीटा, तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस सी बाय आई इंटू थीटा। ये तो कांस्टेंट है, तो अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? माइनस थीटा। नहीं लिखा होगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन या फिर एंगुलर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से। ऐसे ऑसिलेशन को हम क्या कहेंगे बच्चों? एंगुलर एसिज्म। क्या कहेंगे उसको? एंगुलर एसिज्म। ओके, जस्ट मम्मी, ए मम्मी, ओके सॉरी। तो ये यहाँ पे आपको दिख रहा है, क्लियर हो गया आपको? जैसे आप लीनियर मोशन में था ना, आप लीनियर मोशन का देख लीजिएगा, उस पर से आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से एंगुलर एसिज्म हो रहा है, राइट? अब इसके एंगुलर एसिज्म के लिए हमको डिफरेंशियल इक्वेशन तो डिराइव करना है, तो उसी डिस्क को मैंने यहाँ पे कंसीडर किया है, उसी डिस्क को हमने क्या किया है? कंसीडर किया है, राइट? ओके चलिए, कंसीडर मेटालिक डिस्क हैंगिंग फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट व्हेन ट्विस्टेड इट परफॉर्म ऑसिलेटरी मोशन, राइट? ये डिस्क आप कंसीडर कीजिए और ये डिस्क जो है, ये डिस्क को आप रोटेट करेंगे, ट्विस्ट करेंगे, तो वो डिस्क ऑसिलेटरी मोशन करना स्टार्ट करेगी, राइट? रिस्टोरिंग टॉर्क एक्टिंग ऑन इट फॉर द डिस्प्लेसमेंट थीटा इज, तो अगर आप डिस्प्लेसमेंट थीटा करते हो, मतलब यहां से यहां चली जाती है, मान लो इमेजिनरी लाइन ऐसे, तो आपका जो टॉर्क है, दैट टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। माइनस क्यों? क्योंकि ये थीटा इधर बढ़ रहा है, तो टॉर्क अपोजिट दिशा में लगेगी, उल्टी डायरेक्शन में लगेगी, राइट? तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस सी थीटा, वेयर सी इज कॉल्ड एज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इट इज बेसिकली रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि यहाँ पे सी कैसे मिलेगा आपको? टाउ बाय थीटा। सी कैसे मिलेगा? टाउ बाय थीटा। टॉर्क अपॉन थीटा होता है आपका, दैट इज व्हाट? सी। गॉट इट? देन अगर आई आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उस डिस्क का, ठीक है, तो टॉर्क का फॉर्मूला आई अल्फा ऐसे भी मिलता है, जैसे आपने पहले निकाला था F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, और दूसरा निकाला था F इज इक्वल टू यम ए, याद है आपको? फिर आपने कहा था यम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स, फिर आपने यम इज इक्वल टू डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स इक्वल टू 0 किया था, और याद है क्या? इज इक्वल टू माइनस के एक्स था, ऐसे समझ पा रहे हो? ऐसे तो किया था यार, इज इक्वल टू माइनस के एक्स, तो डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के बाय एम इंटू एक्स। किया था कि नहीं किया था? किया था। एज इट इज वही कर रहे हैं, देखो कैसे कैसे। तो अब यहाँ पे हमारे पास टाउ इज इक्वल टू आ गया माइनस सी थीटा। अब हम कहेंगे टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, क्योंकि मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेता है, एक ही जगह अल्फा लेता है, तो हम कहेंगे आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस सी थीटा। गेटिंग और अब अल्फा को हम क्या कहेंगे? डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, वही चल रहा है यहाँ पे।
पहले हमने टाउ का इक्वेशन निकाला माइनस सी थीटा, अब टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, दोनों को इक्वेट करेंगे तो आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस सी थीटा, तो आपको आई dt स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर प्लस सी d स्क्वायर थीटा अपॉन dt स्क्वायर प्लस सी थीटा इक्वल टू 0, यही डिफरेंशियल इक्वेशन, या फिर आई को डिवाइड करके भी आप ला सकते हो। तो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द एंगुलर एसएचएम। गेटिंग और नॉट? प्रिपेयर करके जाना इस क्वेश्चन को बच्चों, प्रिपेयर करके ही जाना, सुन लेना मेरी बात। ओके नेक्स्ट, अब इस सेशन का, इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन, ठीक है, और फिर जो 3 क्वेश्चन बचते हैं बड़े बड़े क्वेश्चन बैंक में, आप अगर देखोगे तो वो तीनों क्वेश्चन को जल्द ही थोड़ी देर में मैं एक दूसरे वीडियो के मतलब इसमें अवेलेबल कर देता हूँ, तो आज आपका ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाएगा डेफिनेटली, ठीक है। तो चिंता वाली कोई बात नहीं है। आपका पहले मैंने चैप्टर करवा के दिया है एक, जिसका नाम था रोटेशनल डायनामिक्स, पूरा करवाया, 3 वीडियोस है उसके। दूसरा मैंने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, उसके भी 3 वीडियोस है, और कुछ ज्यादा लंबे वीडियो नहीं है, 30 मिनट मतलब 1.5 घंटे में आपका पूरा कंप्लीट चैप्टर करवा के दे रहा हूँ, और उसके सॉल्यूशन भी टेलीग्राम पे अपलोड कर रहा हूँ, राइट। टेलीग्राम पे आपको सभी वीडियोस के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, आप वहां से प्रिपेयर कर सकते हो। जो क्वेश्चन ले रहा हो वो प्रिपेयर कीजिए, और इन रिवीजन को ठीक से समझने के लिए एक बार पन्ने पलट लीजिए, आप जिस नोट्स में से पहले प्रिपेयर कर चुके हैं, राइट, आपको मदद होगी। अब लास्ट क्वेश्चन है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द पीरियड ऑफ मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड परफॉर्मिंग एसएचएम। एसएचएम मतलब ये एक्चुअली एंगुलर एसएचएम कर रहा है, तो सिंपली आपको पीरियड के एक्सप्रेशन पूछा गया है, ये रेडियो सिलेबस नहीं है, ये सिलेबस में आपको एंगुलर एसएचएम करने वाले एक बार मैग्नेट का पीरियड निकालना है, ये एक्सप्रेशन है, ठीक है। शुरू करते हैं धीरे धीरे। यहाँ पे 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो मैग्नेटिक फोर्स होगा Q इंटू बी, जिसमें B तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, बट Q क्या है? Q इज द मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ होती है, मतलब अगर आपके पास कोई मैग्नेट है, इस मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ होती है प्लस QM, और यहाँ पे होगी माइनस QM, मतलब साउथ पोल की माइनस QM लेते हैं और नॉर्थ पोल की प्लस QM लेते हैं। पोल स्ट्रेंथ इनटू B इज द फोर्स, ठीक है। और एक फॉर्मूला मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट M इज इक्वल टू होता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू, देखिए सॉरी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट नहीं, हम यहाँ पे देख रहे हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का सिंबल मैंने यहाँ पे यूज किया है म्यू, क्या यूज किया है? म्यू। और ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होती है यार? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मतलब म्यू इज इक्वल टू, ये जो डिस्टेंस दिख रहा है आपको टॉयसेल इनटू पोल स्ट्रेंथ होती है, यहाँ पे सुन लीजिएगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट M इज इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ Q इनटू डिस्टेंस टॉयसेल, ऐसी होती है। बट यहाँ पे मैं यम नहीं यूज करने वाला हूँ, क्योंकि यम मैं मास के लिए यूज करता हूँ ना इस चैप्टर में, तो इसलिए मैं ना यहाँ पे म्यू यूज करता हूँ। तो म्यू इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू 2L। तो 2 चीजें आपको याद रखनी है इस चैप्टर में, याद रहे इस चैप्टर में नहीं, डेरिवेशन में, ठीक है। तो सीन समझिएगा, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, आप वर्टिकली समझ सकते हो, ठीक है। और इसमें मैंने एक मैग्नेट रख दिया, मैग्नेट की ओरिजिनल पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन ये थी, मतलब मैग्नेट हमेशा मैग्नेटिक फील्ड में खुद को अलाइन कर लेता है, तो इसका नॉर्थ पोल साउथ पोल ऐसा अलाइन है। जब ये ओरिजिनल स्टेट में है तो इस पर लगने वाले फोर्स कुछ ऐसे लगते हैं, यहाँ पे लगता है फोर्स, ये ऐसे लगेगा QMB, एक माइनस इस डायरेक्शन में निगेटिव वाला, नेगेटिव क्यू है ना ये, और इस डायरेक्शन में इस पर ऊपर लगेगा पुराने मैग्नेट में, ये पोजीशन डॉटेड वाली पोजीशन पे, ठीक है। लेकिन मैं जब उसको टिल्ट कर दूंगा मैग्नेटिक फील्ड में, टिल्ट ऐसे घुमा दूंगा थोड़ा सा एंगल थीटा से, ओरिजिनल जगह पर घुमा दूंगा, तो फोर्सेस तो उस पोल स्ट्रेंथ पे इधर ही लेंगे, एक फोर्स इधर और एक फोर्स इधर, तो उस मैग्नेट पे टॉर्क लग जाएंगे यार, टॉर्क लग जाएंगी, समझ रहे क्या? 2 फोर्स लग रहे हैं 2 अलग-अलग पॉइंट पे, और उनके बीच में कुछ डिस्टेंस भी है, टॉर्क लगेगी, तो उसकी वजह से वो मैग्नेट घूमेगा, मैग्नेट घूमेगा तो ये फोर्स ऊपर खींच रहा है, ये इधर, तो ये घूमेगा तो ये फिर से उसी जगह पर चला जाएगा। लेकिन जिस जगह पर ये जा रहा है, आप वर्टिकल या ऐसा समझ सकते हो कि टॉप व्यू है आपका, टॉप व्यू ऊपर से देख रहे हो आप, ऐसा भी समझ सकते हो, मतलब मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल में देख समझ सकते हो, और मैग्नेट से हॉरिजॉन्टली उसी प्लेन में रखा है, ऐसा भी समझ सकते हो, कैसे भी समझिएगा, ठीक है। आप इसको मैंने फोर्स टिल्ट किया तो ये फोर्स लगने के कारण ये वापस आएगा, लेकिन वापस आते टाइम पे क्या ओरिजिनल जगह पर रुक पाएगा? नहीं, क्योंकि इसके पास इनर्शिया है, एंड दैट इज रोटेशनल इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो उसकी वजह से यहाँ पे नहीं रुकेगा, ये इधर चला जाएगा, ऐसे समझ रहे क्या? फिर इधर होने के बाद में फिर से फोर्स लगेंगे, फिर वापस जाएगा, तो ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड में ऑसिलेट करता रहेगा, तो उसके एक ऑसिलेशन के लगने वाला टाइम हमको कैलकुलेट करना है। शुरू करते हैं कहानी। If a bar magnet is freely suspended in the plane of uniform magnetic field and it remains in equilibrium with the axis parallel to the direction of field, ये equilibrium position है उसकी, इसका axis magnetic field को parallel है, uniform magnetic field है। If it has given small angular displacement theta, उसको छोटा सा angular displacement theta हमने दिया, it will perform angular acceleration, तो ये angular
दैट इज व्हाट एक्सेलरेशन परफॉर्म करेगा। यहाँ एंगुलर ऑसिलेशन चाहिए था, यहाँ पे एक्सेलरेशन गलत वर्ड लिखा मैंने। इट विल परफॉर्म एंगुलर ऑसिलेशंस, राइट, क्योंकि आपने थीटा से उसको डिस्प्लेस कर दिया तो ये एंगुलर ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा, राइट। नाउ लेट म्यू बी द मैग्नेटिक डायपोल। मैंने अभी बताया कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को हम म्यू लेंगे एंड बी विद द मैग्नेटिक फील्ड। बी तो क्या होती है आपकी मैग्नेटिक फील्ड, ये पॉइंट वाइज लिखना है आपको। नाउ इन डिफ्लेक्टेड पोजीशन, यानी कि जिस पोजीशन पे वो अभी है, इन डिफ्लेक्टेड पोजीशन टॉर्क एक्टिंग ऑन द मैग्नेट इज, मैग्नेट पे टॉर्क कितनी लगेगी? टॉर्क का फार्मूला होता है टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और टॉर्क फोर्स एज इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इन दोनों फोर्स के बीच में क्या है? ये एक फोर्स है और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस फोर्स के साथ में ये है SP। SP इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसने यहाँ पे लिखा मैंने डिस्टेंस SP। गाइस समझ पा रहे हो ना, डिस्टेंस SP। लेकिन फोर्स मैंने अभी बताया आपको मैग्नेटिक फोर्स Q into B लेना पड़ता है, आपको शुरू में बताया, तो टाउ इज इक्वल टू Q into B। और डिस्टेंस SP आप कैसे निकालोगे? यहाँ पे साइन थीटा अप्लाई करना है आपको। देखिए अगर ये थीटा है तो अल्टरनेट एंगल से ये थीटा हो जाएगा, तो थीटा की ये अपोजिट और हाइपोटेनस, और ये अपोजिट क्या है? SP। तो ये SP अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा टॉइस L। तो आपको SP क्या मिलेगा? टॉइस L sin थीटा। मतलब मैं डिस्टेंस SP को लिख सकता हूँ टॉइस L sin थीटा। बट मुझे पता है कि QM into टॉइस L, इसको तो मैं म्यू लिख सकता हूँ, क्योंकि म्यू इज व्हाट मैग्नेटिक फोर्स प्लेन इनटू टॉइस L, Q into टॉइस L। तो ये हो गया मेरा म्यू इनटू B sin थीटा, राइट। ये यहाँ पे बताया हुआ है। If theta is very small, sin theta is approximately equal to theta। थीटा अगर छोटा है तो हम sin थीटा को थीटा लिख सकते हैं, तो tau is equal to क्या हो जाएगा? म्यू b थीटा, राइट। बट फॉर क्लॉकवाइज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, देखिए मैंने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से क्लॉकवाइज किया, जो टॉर्क एक्ट हो रही है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्ट होगी, राइट। फॉर क्लॉकवाइज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा द टॉर्क एक्ट्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट मींस टॉर्क और थीटा का डायरेक्शन अपोजिट है। तो मैं टॉर्क इज इक्वल टू लिखूंगा माइनस म्यू b थीटा, माइनस साइन आ गया, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, गॉट इट। टॉर्क का मिला। टॉर्क का दूसरा फार्मूला पता है, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस म्यू बी थीटा हो जाएगा। तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस म्यू बी अपॉन आई इनटू थीटा। तो इक्वेशन 3 से हमारे ध्यान में आता है कि अल्फा जो कि एंगुलर एक्सेलरेशन है, ये प्रोपोर्शनल है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा से। और ऐसा मोशन जिसमें एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से प्रोपोर्शनल होगा वो एंगुलर सिस्टम होगा। shows that angular acceleration is directly proportional to angular displacement and they are directed opposite, right? So period of vibration of the magnet is, period का फॉर्मूला होता है T is equal to 2 pi by ओमेगा, ठीक है। तो ओमेगा की वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ अल्फा बाय थीटा। आपको याद होगा ओमेगा इज इक्वल्स टू, हम लोग यहाँ पे एक फार्मूला लिए थे एंगुलर लीनियर एक्सेलरेशन अपॉन एक्स, एक्सेलरेशन अपॉन डिस्प्लेसमेंट होता है ओमेगा। एक फार्मूला आपको मिल जाएगा, नोट्स में देख लीजिएगा जो मैंने फॉरवर्ड की है। ओमेगा इज इक्वल्स टू लीनियर एक्सेलरेशन अपॉन लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू एंगुलर एक्सेलरेशन अपॉन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो अल्फा अपॉन थीटा। बट अल्फा अपॉन थीटा की वैल्यू मैं रिप्लेस करूंगा इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन से अल्फा यहाँ पे थीटा डिवाइड में लेकर जाओ तो आपको क्या मिल जाएगा? ये थीटा डिवाइड में लेकर जाओ तो अल्फा अपॉन थीटा मिलेगा म्यू बी अपॉन आई। साइड का लेन देन नहीं, सिर्फ हमको मैग्नीट्यूड से लेन देन। थीटा जब डिवाइड में जाएगा तो हमको म्यू बी अपॉन आई मिलेगा, तो अल्फा अपॉन थीटा की वैल्यू मिल गई म्यू बी अपॉन आई। अब इसको रीअरेंज करते हैं तो 2 पाई सामने लिखा और ये जो डिवाइड में था ये उल्टा हो गया, आई अपॉन अंडर रूट आई अपॉन म्यू बी। दिस इज व्हाट पीरियड फॉर द एक्सप्रेशन फॉर द पीरियड ऑफ वाइब्रेटिंग मैग्नेट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो गाइस इस क्लास में हमारे पास 2 नए क्वेश्चन, दैट इज व्हाट एंगुलर एक्सेलरेशन के क्वेश्चन है, दोनों के दोनों प्रिपेयर कर लो, चांस बनेगा इनका। और कंपोजिशन ऑफ फ्लूइड सिस्टम, ये बड़ा क्वेश्चन हम लोगों ने करवाया, कुछ न्यूमेरिकल्स करवाए वो भी इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद सिर्फ 3 डेरिवेशन रहते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है और जल्दी आपको YouTube चैनल पे अपना वीडियो मिल जाएगा और इसकी लिंक टेलीग्राम चैनल पे आपको आ जाएगी। अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है आपका फायदा हुआ है तो कमेंट में बताइए आपको सेशंस कैसे लग रहे हैं और चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आज की इस क्लास में यहीं पे रुकते हैं, आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।